लव मैरिज में क्यों गड़बड़ ज़्यादा हो रही हैं और अरेंज मैरिज में क्यों नहीं हो रही हैं? जनरली आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है तो आपको दोस्त कैसे बनाने अच्छे लगेंगे, स्पोर्ट्स वाले या बिना स्पोर्ट्स वाले? स्पोर्ट्स वाले। नेचुरली है। आप फिल्म लाइन में हो, आपको कैसे लोग अच्छे लगेंगे जो फिल्म लाइन में हो? तो होता क्या है, एक व्यक्ति अगर बोल्ड है, लीडर है, एग्रेसिव है, फास्ट है, तो उसको कैसे दोस्त बनाने पसंद आएंगे? सेम प्रकृति। पहलवान को पहलवान चाहिए, शराबी को दोस्त शराबी चाहिए। दो शराबियों की दोस्ती तो बहुत अच्छी रहेगी, जाम से जाम मिलाएंगे, क्या शादी अच्छी रहेगी? नहीं। अरेंज मैरिज में ये सेटअप नहीं होता, वहां कुदरत का नियम चल रहा होता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या ज्योतिष सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वैल्यू टॉक्स पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा के बहुत बड़े एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट मुकुल गुरुजी। तो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ज्योतिष असली में है क्या, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो बहुत से कंफ्यूजन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता उन्हें कि असली चीज़ आखिर में है क्या, ये कौन सी। तो आप इसके बारे में हमें जरा सा बताइए। ज्योतिष लाई के हाथी, हाथी को अगर हम ये कहें ये कान है, ये सूंड है, ये पाँव है, ये शरीर है, ये कमर है, नहीं, कंप्लीट हाथी है जिसमें सारी चीज़ें हैं। ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, वो एक कंप्लीट पैकेज है। उसमें चार्ट हैं जो हम लोग देखते हैं। चार्ट रीडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैमिनी ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष है, अलग अलग तरीके हैं, पैटर्न है। उसके बाद में उसमें हस्तरेखा भी है, उसमें वास्तु भी आ रहा है, उसमें रतन ज्योतिष भी आ रही है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग आ रही है। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक पेड़ की ब्रांचेज हैं अलग अलग। अगर ज्योतिष को देखा जाए तो इसमें साइकोलॉजी भी जुड़ी हुई है। तो एक कंप्लीट पैकेज है, और कंप्लीट पैकेज के आधार पर इसको हम ज्योतिष बोल सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे हम सुनते हैं ज्योतिष में कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो अगर हम बात करें कुंडली की, तो क्या कुंडली के जरिए हमारी पूरी लाइफ का पता लगा सकते हैं? बेटा, कुंडली जो है वो बताती है हमारी जीवन की अधिकतम चीज़ों को। यानी अगर वेटेज ली जाए तो शरीर, हाथी का जो शरीर है उसका जो पेट का हिस्सा है, जो वो सबसे ज़्यादा भारी है, वजनी है। तो ऐसे ही जो ज्योतिष है उसमें वेटेज में जो एस्ट्रोलॉजी या कुंडली देखना है, वो सबसे बड़ी ताकत रखने वाला है, सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला है। उसके माध्यम से चीज़ों को ज़्यादा आसानी से, अधिकतम तरीके से, अधिकतम गहराई से जाकर बताया जा सकता है। तो जैसे हम देखते हैं कि शादी के समय में दो लोगों के आपस में कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, फिर उनके गुण भी देखे जाते हैं।
पर अगर हम बात करें कि अगर लव मैरिज देख रहे हैं आजकल हम, तो उस समय कुंडली नहीं मिलाते हैं, पर आगे चलकर अगर उनके रिश्तों में अनबन आती है तो क्या वो कुंडली की वजह से भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है। एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर गुण मिलान का महत्व है कि भाई 36 गुण हैं, उसमें से 35 मिल गए, 32 मिल गए, 30 मिल गए, बहुत अच्छे गुण मिल गए, शादी बढ़िया। या मांगलिक मिला लेते हैं कि एक बच्चा मांगलिक है, दूसरा भी मांगलिक है, चलो शादी कर दो, बहुत बढ़िया। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। लव मैरिज में क्यों गड़बड़ ज़्यादा हो रही हैं और अरेंज मैरिज में क्यों नहीं हो रही हैं? जनरली आपकी रुचि स्पोर्ट्स में है, तो आपको दोस्त कैसे बनाने अच्छे लगेंगे? स्पोर्ट्स वाले या बिना स्पोर्ट्स वाले? स्पोर्ट्स वाले। नेचुरली है। आप फिल्म लाइन में हो, आपको कैसे लोग अच्छे लगेंगे? जो फिल्म लाइन में हो। तो होता क्या है, एक व्यक्ति अगर बोल्ड है, लीडर है, एग्रेसिव है, फास्ट है, तो उसको कैसे दोस्त बनाने पसंद आएंगे? सेम प्रकृति के। पहलवान को पहलवान चाहिए, शराबी को दोस्त शराबी चाहिए, जुआरी को जुआरी चाहिए। दो शराबियों की दोस्ती तो बहुत अच्छी रहेगी, जाम से जाम मिलाएंगे। क्या शादी अच्छी रहेगी? नहीं। दो एग्रेसिव लोग, बोल्ड लोग, राजा टाइप के लोग, एटीट्यूड वाले, दोस्ती तो चल जाएगी। क्या शादी चल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरेंज मैरिज में ये सेटअप नहीं होता, वहां कुदरत का नियम चल रहा होता है। कुदरत का नियम कैसे चलता है? कुंडली के अंदर पहला हाउस है हमारा, 5th हाउस है लव हाउस, 7th हाउस है पार्टनर हाउस। तो अगर किसी की मान लिया मेष लगन है 1 नंबर की, तो 1 नंबर से जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो बनता है सूर्य, 5 नंबर आता है वहां। तो जो उसका स्वामी है 1 नंबर का वो मंगल है, और 5 नंबर का सूर्य है। सूर्य मतलब राजा, मंगल मतलब सेनापति। तो दोनों की दोस्ती, दोनों की नेचर बहुत बढ़िया है। नो के भाई लव, हम तो इससे ही शादी करेंगे, बहुत बढ़िया पार्टनर है, मेरी तरह का है। मगर जैसे ही शादी होगी दोनों की ईगो क्लैश होगी। बिल्कुल। वो कहेगा मेरे अनुसार चलो, वो कहेगा मेरे अनुसार चलो, तो झगड़े होंगे। मगर नेचर ने क्या किया है, कुंडली के अंदर जो ऋषियों ने दिया है वो दिया है, 1st हाउस का हमेशा 7th हाउस अपोजिट होता है। जैसे 1st हाउस 1 नंबर है, मंगल स्वामी है, तो 7th हाउस आ गया शुक्र, 7 नंबर की राशि। मंगल एनर्जी है, गुस्सा है, पावर है, तो 7th है कोमलता, शुक्र लग्जरी, आराम, शांति। तो बैलेंस बन गया। एक ठंडा है, नरम है, स्माइल रखे हुए, दूसरा आंखों पर गुस्सा, माथे पर गुस्सा रखे हुए, तो वो बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को। इसलिए जो है नेचुरल अरेंज मैरिज वहां कामयाब रह जाती है। पार्टनर एक सहनशील मिल जाएगा, एक एग्रेसिव है, चल जाएंगे। बिजली कैसे आती है? एक न्यूट्रल और एक फेस को, दोनों को मिलाने से। दोनों फेस मिला दीजिए, धमाका। दोनों न्यूट्रल मिला दीजिए, बिजली नहीं आएगी। ऐसे ही एक के सामने कुंडली में 7th हाउस पार्टनर का है, तो 1 नंबर मंगल, 7th शुक्र। ऐसे ही वृष लगन, अगली 2 नंबर लगन, तो 7th मंगल, फिर अगेन अपोजिट। ऐसे ही 3 नंबर अगर लगन है किसी की, मिथुन है, तो 7 नंबर जुपिटर। बुध का मतलब है फास्ट, बच्चापन, एनर्जी, और बृहस्पति शांत गंभीर। जो उसका पार्टनर होगा वो उसी टाइप का चलेगा। ऐसे 4 नंबर है चंद्रमा, अगर किसी का लगन है, तो 7th नंबर है शनि का नंबर। तो ऐसे ही जो हमारा लगन अगर 5 नंबर का है, सिंह लगन है, तो 7th नंबर है कुंभ लगन, शनि का नंबर। कहने का मतलब है चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है, यानी 4 नंबर वाले चंद्रमा, 5 नंबर वाले सूर्य। उनका जो पार्टनर है वो है शनि का नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, मकर और कुंभ। तो राजा को क्या चाहिए? सेवक। शनि मतलब सेवक। तो बैलेंस बन रहा है। वो कह रहा है, एक जना कह रहा हुक्म चलेगा मेरा, सेवक दूसरा कह रहा पार्टनर ठीक है जी, तो गाड़ी चल गई।
तो इसी तरीके से नेचर ने या ऋषियों ने जो 1st और 7 को अपोजिट बनाया है। हम कहते हैं हमें तो अपोजिट पार्टनर नहीं चाहिए, मैं तो बहुत जो है जॉली नेचर की हूँ या एक्टिव हूँ या एग्रेसिव हूँ, अगर पार्टनर भी सेम मिल जाएगा नहीं चलेगा। ऐसे ही लड़का बोलता है कि मैं तो जो है बहुत जो है प्रैक्टिकल हूँ, और पार्टनर भी प्रैक्टिकल मिल जाए तो दोनों अलग अलग कोनों में बैठे रहेंगे, एक इमोशनल भी चाहिए। ये चीज़ है। पर गुरुजी हम आजकल देख रहे हैं कि 5 में से 3 शादियों में तलाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं जी। पर वो स्टार्टिंग में कुंडली वगैरह भी मैच करवा लेते हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? देखिए सीधा सीधा कारण ये है, कुंडली मिलान का जो महत्व है ओनली 5% है। जो गुण मिलान थ्योरी चल रही है उसका रोल हमारे जीवन पर केवल 5% है। देखिए समझ लीजिए इस दुनिया में, प्रकृति में, सब जगह शादियां हो रही हैं, ऐसा नहीं है सभी की टूट रही हैं। हमारी नज़र टूटने पे जा रही है। मान लिया जैसे न्यूज़ में आ गया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो क्या जितने भी रोड पे जा रहे हैं सबके एक्सीडेंट हो रहे हैं? मोस्टली ऐसा नहीं है। 10,000 लोग गए हैं तो उसमें से 1 का एक्सीडेंट हो गया, 2 का हो गया। ऐसे ही जो शादियां टूट रही हैं वो ऐसा नहीं है सभी की टूट रही हैं, कुछ की तो खटपट करके चल रही हैं, कुछ की थोड़ा अच्छी चल रही हैं और कुछ की खराब हो रही हैं और तलाक भी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मान लिया एक सीजन में 3 महीने का शादी का सीजन आया और पूरे भारत में 1 लाख शादियां हुई। 1 लाख में ऐसा नहीं है कि अभी आपने बोला कि भी 2-3 शादियां टूट गई, तो उसमें से मुश्किल से आप देखेंगे अगर 1 लाख शादी हुई तो टूटने की संख्या 5,000 या 7,000 ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। खटपट चल रही होगी, ये जरूर मान सकता हूं मैं। तो बहरहाल जो मैंने आपको शुरू में बताया कि टूटने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि लगन का लॉर्ड अगर एग्रेसिव है और पार्टनर भी हमने वैसा ही देख लिया, एक नरम एक गरम नहीं देखा, तो टूटना तय है आज के समय में। क्योंकि आजकल 1-2 बच्चे हैं हर घर में, बच्चों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं रही है, बच्चे सुख सुविधाओं में जी रहे हैं। पहले ज़माने में आज से 25, 30, 40 साल पहले एक भी तलाक होता था क्या? नहीं होता था। वजह क्या थी? कुंडलियां तो तब भी यही थी, मंगल शनि राहु केतु तब भी यही थे, तब तलाक क्यों नहीं हो रहे थे? वजह थी 8-10 बच्चे होते थे, उनके पास सुख सुविधाएं थी नहीं। उन्हें शुरू से ही जो उनकी नेचर डेवलप हो रही थी वो थोड़ा सहनशीलता की थी, बड़ों का सम्मान था। एक बड़े ने बोल दिया चुप रहो तो चुप रहना था। आजकल सारे मुखिया हैं घर में, हर आदमी अपनी अपनी मर्जी से चल रहा है, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाह रहा, मानना नहीं चाह रहा। तो जब सब मुखिया हो जाएंगे तो जो लड़की है वो भी अपने घर में मुखिया बन के पली बड़ी है, लड़का है वो भी पला बड़ा है। जब 2 मुखिया जुड़ते हैं, 2 लीडर जुड़ते हैं, तो क्या होगा? क्लैशेज आते हैं कि आप संभालो गृहस्थी को, आप वजन डालो, वो कहेगा आप डालो। तो एटलीस्ट वजन कौन डाले? बच्चा जो रो रहा है रोटी कौन दे उसे, पानी कौन पिलाए, घर की सफाई कौन करे, कपड़े कौन धोए, रोटी कौन बनाए? इसलिए आजकल कल्चर आ गया है कि ज़्यादातर होटलों में खाने आ रहे हैं। तो एटलीस्ट कहना के मतलब है हमारा जो जीवन है, आज भी आप देखोगे गांव के अंदर सेम डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए बच्चों का तलाक नहीं हो रहा उतना। शहरों में थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा है, मेट्रो सिटीज़ में और ज़्यादा है, और विदेशों में तो घर घर में है, वहाँ अधिकतर हो गए 2 शादियाँ हैं। तो कहने का मतलब है कुंडली तो वही थी, तारीख डेट ऑफ बर्थ तो वही थी, न्यूमरोलॉजी तो वही थी, उसमें एक व्यक्ति के तलाक हो गया, दूसरे का नहीं हुआ। तो हमारा कल्चर, एनवायरनमेंट, किस माहौल में हम पले बढ़े हैं, कितना हम लोड ले सकते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है शादी टूटने का। तो गुरुजी जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था मांगलिक दोष, तो गुरुजी अभी थोड़ी देर पहले आपने हमें मांगलिक दोष के बारे में बताया था। तो काफ़ी लोग मांगलिक दोष को पॉजिटिव भी ले लेते हैं और काफ़ी लोग इसे नेगेटिव भी लेते हैं कि नहीं मांगलिक दोष है, हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो इसका कोई क्या कारण हो सकता है? देखिए मैं इसको 2 तरीके से बता देता हूँ। मांगलिक दोष में मेन रोल निभाता है मंगल। मंगल क्या चीज़ है? एनर्जी, गुस्सा, पावर, गति, तेजी।
मंगल का रोल हमारी बॉडी पर आता है ब्लड सर्कुलेशन पर। ये ब्लड का भी ग्रह है। तो जब शादीशुदा जीवन होता है तभी मंगली मंगली क्यों चिल्लाते हैं सभी, उससे पहले और बाद में कोई नहीं चिल्ला रहा होता। कहते हैं तो ये रोल क्या है। एक्चुअली मंगल एक एनर्जी है, एक पावर है, और इंटीमेसी के दौरान ब्लड सर्कुलेशन का रोल होता है बॉडी में। अगर एक बच्चा मांगलिक है तो उसकी फिजिकल डिमांड ज़्यादा है, दूसरा बच्चा नॉन मांगलिक है उसकी फिजिकल डिमांड कम रहेंगी, क्योंकि एनर्जी लेवल का फर्क आ गया। इसलिए बोलते हैं दोनों मांगलिक होने चाहिए। अगर दोनों मांगलिक हैं तो एनर्जी बराबर हो गई, तो फिजिकल डिमांड्स एक दूसरे की पूरी अच्छी तरह कर पाएंगे वे लोग। ये एक मेन कॉन्सेप्ट है साइकिल जो होना चाहिए। बाकी मंगल कई प्रकार से डिनाई भी होता है। एक मांगलिक है, दूसरे का अगर शनि राहु केतु तीसरे छठे या कुंडली में 11वें घर है और वह नॉन मांगलिक है, तब भी शादी की जा सकती है। क्योंकि तीसरा छठा 11वां घर भी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है और इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो गुरुजी जैसे मांगलिक दोष का आपने बता दिया, एक हम काल सर्प दोष भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, काल सर्प दोष का मतलब क्या है। कुंडली में हमेशा राहु केतु आमने सामने होते हैं हर किसी की कुंडली में। यानी अगर फर्स्ट हाउस में राहु है तो उसके अपोजिट 7th में केतु होगा। मान लीजिए किसी का 4th में राहु है तो उसके अपोजिट 10th में किसी का जो है केतु होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम राहु केतु के बीच में एक लकीर खींच दें, आपस में दोनों को मिला दें लकीर के द्वारा, तो बाकी के जो 7 प्लैनेट बचे या तो वो लेफ्ट में राहु केतु के होने चाहिए लकीर के, या फिर राइट में होने चाहिए। तो इसको कहते हैं कि राहु केतु की पकड़ में सब जने आ जाने चाहिए। राहु को सर्प का मुंह, केतु को पूंछ माना जाता है, तो उसकी कुंडली में बाकी के प्लैनेट आ जाने चाहिए उसकी पकड़ में। जैसे अजगर पकड़ लेता है ना, व्यक्ति को जकड़ लेता है, तो अगर एक तरफ सभी प्लैनेट होंगे तो काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अगर कोई भी एक या 2 प्लैनेट दूसरी तरफ पहुंच गए तो वो कैंसिल माना जाता है, काल सर्प दोष नहीं होता। तो गुरुजी हम सुनते हैं काफ़ी बार, जैसे कोई लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अपनी कुंडली चेक करवाते हैं, तो जो बताते हैं कि आप पे साढ़े साती लगी हुई है, तो उनकी रेमेडीज क्या होंगी या उनका क्या कारण होता है लगने का साथ में? साढ़े साती चंद्रमा और शनि से देखी जाती है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ हो उसकी पिछली राशि, सेम राशि और उससे अगली राशि, तीनों जगह पर 2.5 साल का शनि गोचर करता है। एक राशि पे शनि 2.5 साल चलता है, तो पिछली राशि में 2.5 साल चला, सेम राशि में जहाँ चंद्रमा बैठा वहाँ चला 2.5 और 2.5 5, अगली राशि में फिर शनि चला 2.5 साल, तो टोटल 7.5 साल चला। इसको बोला जाता है साढ़े साती। ऐसे समझ लीजिए। फिर ये हमारी चंद्रमा के साथ में असर क्यों दे रहा है, आगे पीछे क्यों दे रहा है। ऐसा है जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे गोदी में ही कोई सिगरेट पीने लगा तो बदबू आएगी मुझे। ऐसे ही बगल में कोई बैठा सिगरेट वो भी पी रहा है पिछली राशि में, तब भी आएगी, धुआं आएगा। और अगली इधर भी बैठा है मेरे अगली राशि में या बराबर में इस तरफ, तब भी आएगी। तो ऐसे ही जो शनि एक नेगेटिव प्लैनेट है, चंद्रमा हमारा मन है, तो जब कभी भी चंद्रमा यानी के ऊपर आगे पीछे और साथ में शनि आ जाते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है, हमारे मनों पर आता है। शनि का मतलब अंधकार है, नेगेटिविटी है। तो चंद्रमा के ऊपर से जब जैसे ही ट्रांजिट में गोचर करेगा 2.5 साल के लिए, तो साढ़े साती मानी जाती है। इसका सबसे आसान जो उपाय है वो ये है कि भगवान शंकर की पूजा करना, चंद्रमा को अपलिफ्ट करना। चंद्रमा है मूवमेंट, तो यात्राएं करना, धार्मिक यात्राएं स्पेशली अच्छी मानी जाती हैं। शनि है लंगड़ा ग्रह, वो कहता है कहीं मत जाओ, बैठे रहो, आलस्य करो, आराम करो। तो इसका मतलब उस पर इफेक्ट ज़्यादा आएगा साढ़े साती का। जो मूवमेंट में है, वर्क में है, घूम रहा है, भगवान शंकर आदि की यात्रा पूजा भी कर रहा है, उसके ऊपर नहीं आएगा। तो गुरुजी हम ये भी सुनते हैं कि मंगल की नज़र जिस पे होती है उस पे शनि की दृष्टि नहीं लगती है, इसका क्या कारण है? देखिए, शनि लेजी प्लैनेट है, मंगल है गति, एक्टिव प्लैनेट है।
अब जो लेजी और एक्टिव दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? जिस पर मंगल की दृष्टि आ गई या नजर आ गई तो यानी गति आ गई, उसको एनर्जी आ गई उसके पास, तो शनि का रोल कहाँ रह गया फिर? इसलिए बोलते हैं। अगर गुरुजी हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो जो राशियां हैं वो किसी के नाम पे जाती हैं अक्सर के ऊपर, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एक राशि से हर किसी का तो निकाल नहीं सकते हम कि हाँ भाई सबकी राशि सेम ही निकलेगी एक अक्षर पे। तो राशियों का कितना महत्व होता है कि अगर किसी की लाइफ को रिलेट करें हम राशियों से, तो कैसे पता लगेगी कि ये आज उसके लिए ही है? क्योंकि पहला अक्षर ही सिर्फ सेम होता है लोगों का। मान लो किसी का पै से है, किसी का नै से है, तो नाम स्टार्ट तो हो रहा है, पर क्या सभी के लिए वो राशि सेम ही कार्य करेगी? देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, जो राशिफल जो पब्लिक में बताए जाते हैं, क्या वो एक ही नाम वालों के लिए सेम काम करेंगे? यही आप पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली ये जो राशि कॉन्सेप्ट है, राशिफल बताना है, ये बिल्कुल बकवास चीज है। इसका कोई रोल नहीं है। राम और रावण दोनों आर अक्षर से थे, एक मर रहा था, एक मार रहा था। क्या दोनों के ऊपर ग्रह एक से काम कर रहे थे? राशि से नहीं। कंस और कृष्ण वो भी कै अक्षर से थे दोनों, एक दुश्मन मतलब एक देवता और एक राक्षस, दोनों मर रहे थे। सीता और सुपर्णखा सेम राशि, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल अपोजिट। मायावती और मुलायम सिंह दोनों मैं नाम से हैं। तो एटलीस्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरे स्कूल में, हाई स्कूल के अंदर मैं पेपर दे रहा था, तो मेरे बराबर में 2 लड़के बैठे थे। ओके, क्लास में उनका जो है सेक्शन दूसरा था, मगर उनका जो बाई चांस वहाँ पर कोई खराबी आ गई थी, तो बराबर में उन्होंने बिठा दिया था सभी को। तो मैंने देखा कि संजय नाम से लड़का था, दोनों ही, और दोनों के पिता का नाम राम किशोर था। रिजल्ट क्या आया? एक फेल हो गया, एक पास हो गया। यानी व्यक्ति सेम नाम से, पिता का नाम भी सेम, मगर रिजल्ट अलग आ रहा है। तो राशिफल के आधार पर तो कायदे में दोनों को ही पास होना था या दोनों को ही फेल होना था। बिल्कुल। तो रियलिटी ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है कुंडली, हमारी ग्रह दशाएं, वह इफेक्ट डालती हैं, खाली राशि से कुछ नहीं होता। तो गुरुजी हम सोशल मीडिया पे ना बहुत सी चीज़ें वायरल देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आप अपना भविष्य देख सकते हैं, तो क्या सच में हम एस्ट्रोलॉजी से अपना भविष्य देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, देखिए समझ लीजिए कि पूर्व जन्म से हमारे कर्मानुसार ये हमें कुंडली मिली, ग्रह मिले, सेम टाइमिंग में हम पैदा हुए, एक चार्ट बन गया जन्म के वक्त ही। वो क्या दिखा रहा है? वो पूर्व जन्म के हिसाब से हमारे कर्मा दिखा रहा है। उसके आधार पर एक पैटर्न मिला है हमें, एक हमें सोच मिली है, एक घर मिला है, एक एनवायरनमेंट मिला है। क्या अब सब कुछ वैसा ही होगा? मेरी शादी फिक्स है, मेरी बच्चे फिक्स हैं? नहीं। हमें मनुष्य बनाया है, इस जन्म में हम अपने कर्मों द्वारा प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं। अब पूछते हैं हमसे कि मेरे कितने बच्चे हैं, जरा बताइए। आज से 30-40 साल पहले कितने बच्चे होते थे एक घर में? 7-8। आजकल कितने हो रहे हैं? मुश्किल से 1-2। तो वहां पर कुंडली में पहले क्या 7-8 लिखे होते थे, और आजकल ग्रह चेंज हो गए। मंगल मान लिया किसी का पंचम में बैठा है, पहले 8 बच्चे दे रहा था, अब क्यों 1 देने लगा वो? अब भी तो मंगल वहीं बैठा है। एटलीस्ट यहाँ पर रोल किसका आ रहा है? हमारा खुद का। तो कहने का मतलब है कुंडली बताती है एक पैटर्न। उस पैटर्न के अनुसार एक तो ये हम फ्लो में वैसे ही चलते चले जाएं, एक दूसरा होता विवेक दिया है हमें, उस पैटर्न को सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो गुरुजी काफ़ी बार हम सुनते हैं कि पास्ट में जो भी हमने कुछ किया होता है, अच्छे काम या बुरे काम, वो हम अपनी कुंडली के जरिए पता लगा सकते हैं, या अगर गलत करें तो हम उसे सही भी कर सकते हैं कुंडली के जरिए। तो क्या ये सच है या मिथ है? नहीं, बिल्कुल सच है। मैंने बताया है कि पैटर्न होते हैं। अब जैसे कुंडली में 12 हाउस होते हैं,
तो उसको अगर हम तीन तीन पार्ट में, तीन हिस्सों में बांटें, तो एक होता है केंद्र हाउस। केंद्र का मतलब सेंटर। तो फर्स्ट हाउस, 4, 7 और 10 ये केंद्र हाउस कहलाते हैं। अगर इसमें ग्रह बैठे हैं मैक्सिमम किसी के, तो वो इंसान, ये हाउस होता है चर हाउस, चलने वाला। ऐसे व्यक्ति कार्मिक होंगे, मेहनत करते हुए बिलीव करेंगे, आलसी नहीं होंगे, खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, मगर उनको मन की शांति नहीं रहती। दूसरा होता है एक पणफर हाउस। 2, 5, 8 और 11 ये पणफर हाउस कहलाते हैं, चारों का कॉम्बिनेशन। पणफर का मतलब है स्थिरता। यहाँ पर जो भी व्यक्ति की ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे होंगे वो आलसी होंगे, ज़्यादा मेहनत करने में भरोसा नहीं करेंगे। जो चीज़ उनके दिमाग में नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव, पॉजिटिव आ गई पॉजिटिव, उसी पर मंथन करते रहेंगे। इनको क्या करना चाहिए? इनको चलाए मन, कर्म करना पड़ेगा। जितना ये कर्म करेंगे, सोचेंगे कम, कर्म ज़्यादा, उनके रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे। एक होता है ओपक्लम हाउस। ओपक्लिम हाउस, ये हाउस होते हैं हमारे 3, 6, 9 और 12। इसके द्विस्वभाव राशियां इसमें जो है ना नेचुरल कालपुरुष कुंडली में पाई जाती हैं। तो इसके अंदर डबल इंसान माइंडेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ये छोड़ने वाली प्रवृत्ति की दिशा होती है, ये काम छोड़ो, वो घर पकड़ो। आपने देखा होगा बहुत से जने अपने जीवन में 8-10 घर बदल लेते हैं। उनके मोस्टली इसी हाउस में जो है ग्रह बैठे होंगे। विचार बदलते रहते हैं, अब ये कर लें, कल वो कर लें, परसों वो कर लें। तो बेसिकली ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि व्यक्ति के प्लैनेट्स ज़्यादातर कहाँ पड़े हैं और अपने जीवन में वो क्या ऐसा करें जो उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, पॉजिटिव परिवर्तन आ जाए। तो बहुत इजी ये बताना। तो गुरुजी, जैसे हम सभी देख रहे हैं कि सब अपना नेम भी चेंज करवा लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के जरिए, कि अपने नाम के आगे आर लगा लो या कुछ भी बताते रहते हैं। तो क्या वो सच में वर्क करते हैं? आपको मैं सच्चाई बताता हूँ, ये हमने ज्योतिष में कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं पिछले 30 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। मेरे फादर ने भी एस्ट्रोलॉजी बहुत साल की है और मेरे दादाजी और दादाजी के दादाजी ने भी, यानी 5 पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल चला है, कुछ आपने भी सोशल मीडिया पे 2-4 साल से सुना होगा कि नाम की स्पेलिंग चेंज कर लो। यकीन मानिए मैंने खुद की भी करी चेंज, सोशल मीडिया पे अपने नाम के आगे EIX चेंज करके। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो ईजी था समझना। पूरे घर की बदलवा दी, फिर चेंज करवा दी। जब चेंज कराने के बाद में 1 साल देखा रिजल्ट, बाकी क्लाइंट्स की भी चेंज करी, बहुत से पूछने आते हैं, कुछ असर नहीं हुआ। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहा। आखिरकार एंड में वो हटा दिया कॉन्सेप्ट ही। मेरा अपना ये तरीका है कि मैं चीज़ों को पहले स्वीकार करता हूँ। आप कोई चीज़ मुझे बता रहे हैं तो मैं स्वीकार करूँगा, उसको समझूंगा, अप्लाई भी करूँगा। अप्लाई करने के बाद में जब मेरे को लग जाएगा कि ये हमारे ऊपर 100, 200, 500 आदमियों में फिट जा रही है ये चीज़, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा या अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करूँगा। अगर मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई काम करता है तो मैं, चाहे वो किताबों में लिखा हो, वेदों में लिखा हो, मैं स्वीकार नहीं करता। मतलब पहले जानूंगा फिर मानूंगा। तो गुरुजी, ऐसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो काफ़ी लोग अपने फ़ोन नंबर तक भी पूछ के लेते हैं कि ये आपके लिए सदैव साथ रहते हैं आपके 24 घंटे, तो नंबर ले, गाड़ी के नंबर ले। तो क्या ये भी सच पे कार्य करते हैं कि हाँ, आपको नंबर अपने हिसाब से लेने चाहिए? जी बिल्कुल, नंबर पे मैं बिलीव करता हूँ और सालों से मैं नंबरों को यूज़ कर रहा हूँ। गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर मैंने खुद भी अपने ऊपर यूज़ किए हैं और हज़ारों व्यक्तियों के यूज़ करवाए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन देखे हैं। 100% असर करते हैं ये। मैं पीहू और स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू वैल्यू टॉक्स पर। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आजकल लोग वास्तु को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर वास्तु के लिए बहुत ही प्रेरित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं और बताना चाहूँगा कि मैं वास्तु के क्षेत्र में, एस्ट्रो के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूं। अगर आप लोगों को मेरे माध्यम से कोई भी
आपका दुख दूर होता है, परेशानी दूर होती है, या मैं आपके काम आता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पर, और मैं आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।